आज एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जितने भी इसके एग्रीगेट थे उस एग्रीगेट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग नेशनल इनकम और कैसे इसको मेजर करते हैं, इसके कितने मेथड्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। ये पूरी वीडियो आप देखेंगे, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आप न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देंगे। बस एक बार इस वीडियो को कंटिन्यू इसको बना के देखिएगा। चलिए समझते हैं ना। देखिए, नेशनल इनकम क्या होती है, NNP-FC। ठीक, डिफिनीशन बनाना हम सीख चुके हैं। एग्जैक्टली अगर आपको ये समझना है कि नेशनल इनकम है क्या, चलिए इसकी डिफिनीशन बनाते हैं। पहले हमने क्या बताया था, एफसी का मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू। लिख लेते हैं मनी वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। एफसी का मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू होता है। ठीक, ये एन पहले लग गया, क्या हो गया, नेट मनी वैल्यू ऑफ। ठीक, हमको पता है पी का मतलब ऑल, पी का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, अब यहाँ एन का मतलब नेशनल लगा है, तो भाई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब यहाँ टाइम पीरियड की हम लोग बात किए थे, तो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, यही होती है हमारी नेशनल इनकम ना। बहुत कंफ्यूजन आती है कि नेशनल इनकम हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो नेशनल इनकम सिंपल से क्या है कि मनी वैल्यू ऑफ, मतलब क्या मनी वैल्यू है, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं किसके द्वारा बनाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। और कब तक, वन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, इसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको मेजरमेंट करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, तीनों तरीकों का नाम आपको पता ही होगा। सबसे पहला तरीका क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। इसके और भी नाम है, वैल्यू एडेड मेथड बोलिए, चाहे इसे प्रोडक्ट मेथड बोलिए। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड बोलिए, चाहे प्रोडक्ट मेथड बोलिए। ठीक, और इसके नाम है आउटपुट मेथड, चाहे इसे आउटपुट मेथड बोलिए। ठीक, ये तीनों एक ही नाम है, चाहे वैल्यू एडेड मेथड बोलिए, चाहे प्रोडक्ट मेथड बोलिए, चाहे आउटपुट मेथड बोलिए। सेकंड मेथड इसमें हम लोग को पढ़ना है इनकम मेथड। ठीक, सेकंड मेथड हमारा क्या है, इनकम मेथड। इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड। एज अ लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, देखिए यही तीन मेथड है। आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। आज इसी एक वीडियो में ये तीनों मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा और इन तीनों मेथड के जो भी फॉर्मूलाज है वो भी समझ में आ जाएंगे। आप पक्का न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, देखिए पहला मेथड क्या बताया हमने, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा क्या बताया हमने, इनकम मेथड। और तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड के बारे में समझ लीजिए, तीनों मेथड काम कैसे करता है। ठीक, देखिए कोई भी गुड्स एंड सर्विस है, ठीक, कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो इसे बनाने में कुछ फैक्टर लगते हैं जिन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरवेन्योर्स। ठीक है, ये हमारा क्या होता है भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, आपको सारी बातें समझ में आने वाली है। ये हमारा क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जो हम जितने भी गुड्स एंड सर्विस को बना रहे हैं, इन पे जितने भी फैक्टर काम कर रहे हैं, इन फैक्टर पे जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं, फैक्टर पेमेंट बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए गुड्स एंड सर्विस बन गई, तो गुड्स एंड सर्विस की जितनी यूनिट बन के तैयार हुई, जितना अमाउंट बन के तैयार हुआ, और ये कब तक की बात कर रहे हैं, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। ठीक, जितने
गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन वन अकाउंटिंग पीरियड में हुआ उसी को हम बोल रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। कितना प्रोडक्ट मेथड मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट कितना आउटपुट हमने दिया कितने दिन में, वन अकाउंटिंग पीरियड में, कौन सा मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा, अब ये फैक्टर पेमेंट को हम इनकम मेथड क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये जो फैक्टर पेमेंट है ये किसी के लिए तो पेमेंट है लेकिन किसी के लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। जैसे लैंड पर रेंट हमें पेड करना पड़ा लेकिन जिसकी लैंड उसके लिए वो क्या हो गई, इनकम हो गई, तो इसीलिए हम उसको क्या बोला, इनकम मेथड बोल रहे हैं या फैक्टर पेमेंट मेथड बोल रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, अब ये गुड्स जो बन के तैयार हुई, जो गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार हुई, इसको परचेज किसने किया, परचेज बाय ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, तो यही तीन जो बातें हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, यही तीनों मेथड है। पहला मेथड क्या बोलेगा, भैया कितनी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन पूरे एक साल में हुआ, बोल देंगे हमारा टोटल आउटपुट एक साल का ये था, तो कौन सा मेथड हुआ, आउटपुट मेथड हुआ। दूसरा, कितना हमने इनकम कितना हमने पेमेंट किया, यानी कितनी इनकम जनरेट हुई, क्या बात कर रहे हैं हम, इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। और कितने गुड्स एंड सर्विसेज बिकी, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ने परचेज किया, ये हमारा क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड बन जाता है। यानी तीनों का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इन्हीं तीनों के बेस पे इसके फॉर्मूले बने। अब इसमें वैल्यू, अब आउटपुट कितना निकालना है तो इसके लिए हमको सेल्स देखना पड़ेगा, इनकम मेथड से निकालना होगा तो हमें देखना होगा फैक्टर पर पेमेंट कितना गया होगा, और अगर एक्सपेंडिचर मेथड होगा तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ, प्राइवेट ने कितना किया, गवर्नमेंट कितना कर रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कितना हो रहा है। चलिए अब फार्मूलों को हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे इसमें फार्मूले बनते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना था, वैल्यू एडेड मेथड में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीडीपी एमपी, चाहे जीडीपी एमपी बोलिए चाहे जीबी एमपी बोले, बात एक ही है, V इक्वल्स टू D समझिएगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, पहले कितना हमारा आउटपुट हुआ, उस आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिए। ठीक, अब सबसे पहले ये देखिए, अब जीबी और एमपी कैसे निकाल रहे हैं हम, कितना हमारा आउटपुट हो रहा है, तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक प्लस गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब हमने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कितने गुड्स को यूज किया। ठीक है, सेल्स में देखिए दो आएंगी, एक हमारी डोमेस्टिक सेल होगी जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो बिक रही है, और एक इसमें क्या आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, कितना मतलब हमने बाहर भेज दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखिए, इसमें डोमेस्टिक परचेज होगा कि अपने डोमेस्टिक कंट्री से कितने हम गुड्स को परचेज किए, और इंपोर्ट कितना हमने फॉरेन से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मंगाया। ठीक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की बात हो रही है ना, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ये हमारा इंटरमीडिएट नहीं है, ये हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। अब इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब एक ही बार जो यूज होनी है एज ए रॉ मटेरियल। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या होगा हमारा रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल चाहे हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से ले रहे हैं चाहे बाहर से मंगा रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देन यहाँ चेंजिंग स्टॉक है, चेंजिंग स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए यही फार्मूला हमारा वैल्यू एडेड मेथड का। आप इस फार्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए, गारंटीड आपको क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप इनकम मेथड का। देखिए फार्मूला हमारा ये है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं ना कि इनकम मेथड से हमें क्या मिलने वाली है, एनडीपीएफसी, मतलब ये क्या होती है, हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। ठीक, अब डोमेस्टिक इनकम है तो इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जैसे हमने बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर ऑफ क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जितना पेमेंट किया गया है इसी को हमको प्लस करना है किसमें, इनकम मेथड में। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये डोमेस्टिक लेवल पे है। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल क्या है, तो अब डोमेस्टिक लेवल पे है तो इससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो हमारे डोमेस्टिक इनकम हो गई। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है इनकम मेथड में, एनडीपीएफसी, जिसे हम क्या बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम। फार्मूला एकदम आसान है, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ठीक,
चलिए सीओई के बारे में समझते हैं। सैलरी इन कैश, मतलब कैश में जो सैलरी पेड की जा रही है। सैलरी इन काइंड, कैश के अलावा जो कर्मचारियों को या जो एम्प्लॉयज को जो अलग से सर्विसेज दी जा रही है, जैसे उनको आने जाने के लिए बस सर्विस दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ों को सैलरी इन काइंड में बोलते हैं। हॉस्पिटल की सर्विस दी जा रही है, मेडिकल की सर्विस दी जा रही है, स्कूल की सर्विस दी जा रही है, कई तरह के जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो सब आता है सैलरी इन काइंड में। और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, जैसे ईपीएफ वगैरह में जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो इनके सीओई में इंक्लूड होता है। ठीक है। अच्छा, सीओ में एक चीज और समझिए सीओई में, कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, इंजर्ड एम्प्लॉय है, ठीक, इसे चोट लग रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो इसको क्लेम मिल रहा है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एम्प्लॉय है जिसको काम करते समय क्या हुआ, चोट लगी, इंजरी हो गई, उसे चोट लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनी से उसने क्या किया था, एलआईसी करा रखी थी अपनी, उससे उसको क्लेम मिल रहा है, वो सीओई में इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक। जैसे कोई वॉचमैन है, वॉचमैन को अगर कोई कंपनी ड्रेस दे रही है तो वो जो ड्रेस पहन रहा है वो इसके सीओ में इंक्लूड नहीं हो रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ रहा है, रेंट आ रही है, रॉयल्टी आएगा, इंटरेस्ट आएगा है, प्रॉफिट आएगा। ठीक। कभी कभी प्रॉफिट का पार्टीशन करके देगा आपको, तो प्रॉफिट में क्या इंक्लूड होगा भाई, डिविडेंड होगा, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड होगा एंड रिटेन अर्निंग होगी। ठीक है। लास्ट में यहाँ पे मिक्स्ड इनकम आता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड इनकम के बारे में पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम है क्या। देखिए जैसे ये जितने भी एम्प्लॉई हैं इनकी जो सैलरी पेड की जा रही है ना, इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसका लेजर बनता है। लेकिन कुछ सेल्फ ऑक्युपाइड होते हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर्स की सर्विसेज हो गई, बार्बर की सर्विस हो गई, एडवोकेट की सर्विस हो गई, तो ये लोग का क्या होता है, ये लोग सेल्फ ऑक्युपाइड अपना बिजनेस करते हैं, ये सेल्फ ओनरशिप पे बिजनेस करते हैं, इनकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो पाती, तो इसकी इनको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, मिक्स्ड इनकम में। तो मतलब इस एरिया से जो इनकम जनरेट हो गया है उसको हम किस में लिख रहे हैं, मिक्स्ड इनकम में लिख रहे हैं। ये सारे चीजों को प्लस करेंगे हमारा क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी मिल जाएगा। ठीक है। तो एनडीपीएफसी मिल गया, एनडीपीएफसी से हमको कहाँ जाना है, नेशनल इनकम में निकालना है, तो ये आपको पता ही होगा कि हमको यहाँ से मिल गया एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, एनएलपीएफसी। ठीक। अब इसको हम लोग को चेंज करना होगा, तो देखिए इसको यहाँ पे भी मैं बहुत शार्ट में इसको बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा आपको कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए समझते हैं यहाँ पे, ये देखिए एन यहाँ पे सेम है, यहाँ डी है, डी से हमको कहाँ जाना है, नेशनल, यानी डोमेस्टिक से हमको नेशनल पे जाना है, प्लस क्या कर देंगे, एनएफआईए। ठीक। फैक्टर कॉस्ट सेम है, यानी इसमें एनएफआईए अगर हम प्लस करते हैं हमें क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। ठीक है जी। तो अब एक्सपेंडिचर का मेथड का हम लोग को समझना है। फार्मूला देखिए इसका बहुत आसान है, बस फार्मूला को थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिए ना, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज को हमको कहाँ रिकॉर्ड करना है। देखिए तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमको क्या मिलने वाला भाई, जीडीपी मिलने वाला है। अब इसके कंपोनेंट क्या है जीडीपी के, देखिए पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक। देखिए जो भी कंजम्पशन हो रहा है, हम कंजम्पशन को देख रहे हैं कि कौन कौन कंजम्पशन करेगा। ठीक। तो देखिए कंजम्पशन दो टाइप का, अगर इंडिविजुअल कंजम्पशन कर रहा है तो सर क्या बोलना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर गवर्नमेंट अगर कंजम्पशन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का तो सब क्या बोलना है, पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरी यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विस होगी ना, जो भी गुड्स एंड सर्विस हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस होंगी उसका दो ही यूज होगा, या तो वो कंजम्पशन पर्पज से यूज होगी या तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज होगी। तो अभी हम लोग देखिए कंजम्पशन पर्पज से यूज करने वाले दो लोग, एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे और एक गवर्नमेंट होगी। तो उसे हमने बोला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज से, देखिए अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, या तो गवर्नमेंट करेगी या इंडिविजुअल्स करेंगे। तो अब ये डोमेस्टिक लेवल पे करना है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये क्या है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। भाई इन्वेस्टमेंट हो रहा है यानी कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बात कर रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब टोटल ग्रॉस लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक, चलिए अब इन्वेस्टमेंट को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं,
या तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए बोल सकते हैं, या तो इसे हम शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए किया जा रहा है वो हमारे क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और जो करंट के लिए किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म है, अब लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करने में तीनों है, या तो गवर्नमेंट करेगी, या इंडिविजुअल्स करेंगे, या तो बिजनेसमैन करेंगे। गवर्नमेंट कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे रोड बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, तो गवर्नमेंट का क्या हो गया, गवर्नमेंट का फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो सब क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। रेजिडेंशियल हाउसिंग एक्टिविटीज के लिए जो रेसिडेंट है अपने हाउसिंग एक्टिविटीज के लिए घर बनवा रहे हैं तो वो भी तो लॉन्ग टर्म के लिए बनवा रहे हैं, तो सब क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बिजनेसमैन जो प्लांट लेके आ रहे हैं, इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सब क्या बोले, बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, देखिए हमें फार्मूला में क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको सीधे सीधे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रहा था तो फॉर बेटर, बहुत अच्छी चीज है, इसको रखो, क्लियर हो जाएगा। नहीं दे रहा है, अगर आपको दे दिया क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी आपको क्या करना है, आपको ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट दिया, अब आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट को प्लस करना है। आप इन दोनों को प्लस करोगे आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ना देके गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, रेसिडेंशियल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, आपको इन तीनों को प्लस करेंगे। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे आप कहां पहुंच जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है इसमें चेंजिंग स्टॉक को, आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, लास्ट इसमें क्या है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अब हमको ये फार्मूला में हमको क्या मिल गया, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से हमको कहा जा रहा है नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, एनएनपी एफसी। अब इसको आप इंटरचेंज कर देंगे, आपको मिल जाएगी आपकी नेशनल इनकम। ठीक है, आई होप ये आप तीनों फार्मूला आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। आप ये तीनों फार्मूलों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप न्यूमेरिकल लगाना शुरू कीजिए। अगर फिर भी आपका न्यूमेरिकल नहीं लगता है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। इंटरचेंजिंग वाले के लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना दे रहे हैं, उसको पोस्ट कर देंगे, आप उसको देखिएगा कैसे इंटरचेंज किया जाता है। और बाकी अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.